गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में आपको लेखक राही मासूम रजा द्वारा लिखी गई एक उम्दा कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला। इसके पिछले भाग में हमने टोपी और इफ़न के बारे में जाना। इफ़न जो है टोपी शुक्ला का पहला दोस्त था और इफ़न जो है टोपी शुक्ला की कहानी का बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। इस टोपी शुक्ला की कहानी को पढ़ने से पहले हमें इफ़न के बारे में जानना जरूरी होगा, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों मतलब दो अलग अलग आज़ाद व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के परिवार की जो परवरिश है, दोनों का जो व्यवहार है, दोनों का साथ रहना, दोनों का साथ पढ़ना, दोनों के परिवारों से मेल जोल रखना, ये सभी बातें इस कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसमें हमने इफ़न के परिवार के बारे में जाना कि इफ़न का जो परिवार है वो मौलवियों का परिवार था और उनके जो दादा परदादा थे वो हिंदुस्तानी नहीं थे। उनके जो पिता हैं वह हिंदुस्तानी के रूप में उनके परिवार में उनके पिता का ही सबसे पहला जन्म है, ठीक है। और उनकी जो इफ़न की जो दादी हैं वह एक जमींदार की बेटी थी और उन्हें नाच गाने का बहुत शौक था, लेकिन मौलवियों के घर नाच गाना नहीं होता था। लेकिन इफ़न की पैदाइश पर या इफ़न जब पैदा हुआ था उस समय उन्होंने अपनी जो इच्छा है वो पूरी की, ठीक है। तो इफ़न के बारे में हमने देखा कि इफ़न क्या था, टोपी शुक्ला का दोस्त था, ठीक है। और इफ़न की जो दादी थी वह मरते समय तक भी अपने मायके को याद कर रही थी। यहीं तक पढ़ा था हमने। अब इसके बाद देखिए, वह बनारस के फातमैन में दफन की गई क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीवी कही जाती थी। इफ़न जब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुज़रत से भी था, परंतु दादी से वह ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती। बाजी का यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। मतलब इफ़न के जो पिताजी थे वो किस में काम करते थे? कोर्ट कचहरी में काम करते थे, है ना। नुज़रत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, है ना, अमीर हमजा, गुलब कावली, है ना, हातिम ताई, पंचफुल्ला और रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। इफ़न की जो दादी थी वह इफ़न को कहानियाँ सुनाकर सुलाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरदिगार। आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोल लाग्यो, तू अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। अब जब इफ़न कभी कभी अपनी दादी की भाषा बोलता तो दादी उसे क्या कहती कि तुम मेरी गवारन जैसी भाषा मत बोल, तू अपने अब्बा की ही भाषा बोला कर। ताऊ बादशाह का कि हिस की तुरंत एके ठो हिरन मार लियो। अब वो क्या कह रही है कि एक बार एक बादशाह था, उसने एक हिरन को मार लिया। ये बोली टोपी के दिल में भी उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी और इफ़न की दादी की और टोपी की माँ की भाषा भी एक थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता।
इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की उसने कभी भी कोशिश नहीं की। वह दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तू काहे को जाथे क्या कह रहा है, तू काहे को जाथे उन सबन के पास, मुंह पिटवान को झाड़ू मार, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उसके पास चला जाता। मतलब दादी का हर एक शब्द उसे क्या लगता, प्यार भरा लगता, जैसे ऐसा लगता जैसे तिल के अंदर गुड़ की मिठास आ गई हो। तोरी अम्मा क्या कह रही है, तोरी अम्मा का कर रही। दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियाँ ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे ज़रा अच्छा नहीं लगता। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वे टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, ये शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवारें डोलने लगी। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। अब ये जो सुभद्रा देवी है कौन है? जो टोपी शुक्लाया शायद उसकी दादी है ना। लफ्ज़, टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ का होता है माँ। ये अम्मी कहना तुमने कहाँ से सीखा? दादी गर्जी। ये हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। ते कहूँ मियाँ के लाइका से दोस्ती कर लियो बायकारे। मतलब क्या कह रहे हैं, क्या तुमने मियाँ के बच्चे से दोस्ती कर लिए? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की ये जबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी दुलारी पर बरस पड़ी। राम दुलारी जो है वो टोपी की माँ है और सुभद्रा देवी टोपी की दादी। ठीक है। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर की परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा। ते फिर जायबे ओकारे घरे? हाँ। अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊं। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू और भैरव जो है वो कौन है? टोपी शुक्ला के भाई बहन। हम एक दिन एको रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाब खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। कबाब? राम राम राम। राम दुलारी गिन्ना के 2 कदम पीछे हट गए। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा। क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक कन्नी रिश्वत दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी को नहीं बताई। तू हमें कबाब खाते देख रहे हो? ना देखा रहा ओ दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। मुन्नी बाबू कह रहे हैं कि नहीं देखा था क्या उस दिन तुम्हें?
तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ई झुट्टा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। सिर्फ उसने क्या बोला अपने घर में? अम्मी शब्द बोल दिया। उससे उसकी माँ ने उसकी बहुत पिटाई की, और उस पर उसके जो भाई हैं मुन्नी बाबू, उसने भी कह दिया कि एक दिन ये दुकान पर कबाब खा रहा था। और ये जो लखनऊ वाली जो भाषा है, जो टोपी की माँ और इफ़न की दादी बोलती थी, टोपी की दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में नहीं था। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। दोनों जुगरफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। मतलब जो ज्योग्राफी की क्लास थी उसको छोड़कर वह बातचीत करने लगे। पंचम की दुकान से इफ़न ने 2 केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमारी दादी तोहरे घर चली जाए। हमारी दादी ते बोलिया तू ही आंगन लोगन को बोलन थी। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। अब ये बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी दादी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो तुम्हारी दादी क्या मेरे घर आ सकती है और मेरी दादी क्या तुम्हारे घर जा सकती है? क्योंकि तुम्हारी दादी की जो भाषा है वो हमारे घर में चलती है। तू हमें एक ठो ददिया ना दे सकते हो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जा, मेरी दादी है, वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इफ़न ने कहा। क्या? क्योंकि जो मेरी दादी जो है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी है। मेरे अब्बू ये बात नहीं मानेंगे। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? हाँ, तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरी है। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। हमने जब पहले पढ़ा था ना कि इफ़न की दादी को कहाँ दफनाया गया था और नौकर आकर उसे बोलता है, तो इफ़न की दादी, अब ये जो दादी की बात करें, इस समय इफ़न की दादी मर गई थी। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। जबकि उसे दादी का नाम तक मालूम नहीं था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उसके हाथ से कोई चीज़ नहीं खाई। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता है। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा सदा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता, टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था क्यों। दोनों दोस्त चुपचाप
रोने लगे। अब जो टोपी है वो कह रहा है कि तेरी दादी की जगह अगर मेरी दादी मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि तेरी दादी को तो कहानियाँ भी सुनाने को आती है और तेरी दादी कितना प्यार करती है। दोनों ने मतलब टोपी और उसकी दादी, टोपी की इफ़न की दादी के घर में भी उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसी प्रकार टोपी के घर में भी उसे कोई पूछने वाला नहीं था। धन्यवाद।